नमस्कार, मैं राहुल कॉमर्स एग्ज़ाम वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम फिर कॉमर्स के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ रेडी हैं। आपकी जो आगामी परीक्षा जीआईसी लेक्चरार 19 तारीख को है, कॉमर्स वाणिज्य इस विद्यार्थियों की, जिसका सेंटर आगरा गया है, उसके लिए हम लगातार तैयारी कर रहे हैं। ये अगला प्रैक्टिस सेट है। आज हम लगभग 40 से 45 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना समय गंवाए आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंशों का हरण है। अंशों का हरण क्या है, यानी जो फॉरफीचर ऑफ शेयर है वो क्या है? तो अंशों का जो हरण है वो अंशों का निरस्तीकरण है, अंशों को जब्त करना है, विलंब से भुगतान करने का दंड का प्रावधान है, या अंशों का अभिगोपन है। तो अगर हमें ये देखा जाए तो अंशों का हरण कब किया जाता है? जब कोई विलंब से भुगतान नहीं कर पाता है तो उसके दंड का प्रावधान ही अंशों का हरण है। तो इसमें आंसर सी आपका सही हो जाएगा। वैसे देखने में अगर आप देखेंगे फर्स्ट साई में या एक नज़र में, तो अंशों को जब्त करना ही फॉरफीचर है, लेकिन जब्त कब करे जाते हैं? जब कोई विलंब से भुगतान करता है या भुगतान नहीं करता है, यानी किसी कॉल का भुगतान नहीं कर पाता है, तो उसके अंशों का हरण किया जाता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि विलंब से भुगतान करने का जो दंड है वही अंशों का हरण है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें यह दिया हुआ है कि परिवर्तनीय प्रभार स्थायी प्रभार में परिणत होता है जब जब कंपनी ऋण पत्रों पर ब्याज देने में असफल हो जाती है, ऋण पत्रधारी संपत्ति को जब्त कर लेते हैं, ऋण पत्रधारी कंपनी पर वाद प्रस्तुत करने का इरादा घोषित कर देते हैं, या फिर न्यायालय के आदेश पे। तो ऐसा देखेंगे, परिवर्तनीय प्रभार स्थायी प्रभार में परिणत तब होता है जब कंपनी ऋण पत्रों पर ब्याज देने में असफल हो जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अंशों की पुनर्खरीद बाय स्टॉक का वित्तीय किया जाता है, यानी अंशों के पुनर्खरीद बाय स्टॉक का वित्तीयन किया जाता है। तो जो वित्तीयन है वो कंपनी के द्वारा स्वयं किया जाता है, ना ये प्रवर्तक करते हैं, ना ये अंशधारी करते हैं, ना ही ये ऋण पत्रधारियों द्वारा किया जाता है, ये कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 आपका, इसमें बताया गया है कि वित्तीय विवरण में शामिल नहीं होता है। तो जो वित्तीय विवरण होता है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है। जी हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट शामिल होता है, लाभ हानि खाता भी शामिल होता है और आर्थिक चिट्ठा भी शामिल होता है। रोकी हुई आय का विवरण या रिटेन्ड इनकम को नहीं शामिल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मैया चौदह भाई, ये भोसड़ी वाले। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें ये बोला गया है, रोकी हुई आय या रिटेन्ड अर्निंग का विवरण दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है रोकी हुई आय या रिटेन्ड अर्निंग का? व्यवसाय में अर्जित लाभ या हानि, रुकी हुई लाभ या हानि, संचय में अंतरित लाभ धनराशि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका सी होगा। जो संचय में अंतरित लाभ की धनराशि होती है वो हमारी रिटेन्ड अर्निंग या रुकी हुई आय को दर्शाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। बिक्री पर परिचालन लाभ या ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या प्रदान करता है? बिक्री पर परिचालन लाभ प्रदान करता है सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, परिचालन लाभ अनुपात, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बिक्री पर परिचालन लाभ हमें क्या प्रदान करेगा? आपका परिचालन लाभ अनुपात प्रदान करेगा, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमें इससे रिसीव होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि निम्नलिखित में से कृत्रिम संपत्ति या फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी है? तो फिक्टिशियस एसेट्स आपकी क्या हो जाएगी? ख्याति, ये तो टेंजिबल एसेट्स है। ब्रांड, ये भी इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट्स है। लोगो भी इंटेंजिबल एसेट्स है। तो आपकी जो फिक्टिशियस एसेट्स होगी वो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका डेफर्ड एक्सपेंडिचर या स्थगित आगम व्यय आपके
हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट किसके द्वारा लागू होता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट लागू होता है, किसके द्वारा लागू होता है या किस पर लागू होता है। तो ये आपका संयुक्त स्कंद कंपनी पर, सहकारी समाज पर, साझेदारी फर्म पर या एकाकी व्यापार पर। तो जो भी आपका ये मैट लागू होता है वो संयुक्त स्कंद कंपनी पर लागू होता है, यानी न्यूनतम वैकल्पिक कर संयुक्त स्कंद कंपनी पर ही लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखेंगे। इकोनॉमिक्स बैच क्वांटिटी पद प्रयोग किया जाता है। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पद का प्रयोग कब किया जाता है। तो ये बैच लागत के संबंध में प्रयोग किया जाता है। वीडियो को थोड़ा तेज़ी से करेंगे ताकि 40-45 क्वेश्चन आपके कम समय में हो जाएं, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा अनमोल है और परीक्षा का ज़्यादा समय नहीं बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में हो वही बेहतर है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक आप ज़रूर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कंपनी तालिका आ अपनाती है तो कंपनी को कितने प्रतिशत अग्रिम याचना पर ब्याज देना होगा। तो जो आपकी टेबल ए है उसके अकॉर्डिंग आपको ब्याज जो है वो 6% देना होता है एडवांस पर, अग्रिम पर। ठीक है, अग्रिम पर आपका 6% ब्याज देना होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मद वित्तीय पुस्तकों से संबंधित नहीं है। वित्तीय पुस्तकों से संबंधित नहीं है। तो जो हमारी हैवी डोनेशंस ये हमारी वित्तीय मदों से ही संबंधित है। स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर हानि, तो ये जो स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर जो हानि होती है वो हमारे वित्तीय पुस्तकों से संबंधित नहीं है। ये हमारा एक तरह से पूंजी का लॉस होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का बी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं। वह बजट जो कि सभी क्रियात्मक बजट तथा परियोजित लाभानी खाते के सारांश को प्रदर्शित करता है वो बजट क्या कहलाता है। तो जो बजट क्रियात्मक बजट परियोजित लाभानी के सारांश को प्रदर्शित करता है, तो जो सारांश को प्रदर्शित करता है वो हमारा आपका क्या होगा, मास्टर बजट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सी आपका सही हो जाएगा, मास्टर बजट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, स्थायी विचरण लागत वर्गीकरण का विशिष्ट महत्व होता है। स्थायी विचरण लागत वर्गीकरण का विशिष्ट महत्व होता है किसमें, लोचशील बजट में, मास्टर बजट में, नगद बजट में या पूंजी बजट में। तो इसका सही उत्तर आपका लोचशील बजट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ए सही हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ये बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र लागत नियोजन के लिए सबसे उपयोगी है। लागत नियोजन के लिए यानी कॉस्ट प्लानिंग के लिए सबसे उपयोगी आपका क्या है, कौन सा यंत्र। तो लागत चिट्ठा, इकाई लागत, प्रत्यक्ष लागत या बजट। तो अगर आपको अपना लागत नियोजन करना है तो बजट को ज़रूर बनाना पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का या 14 का डी सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको रेगुलर कॉमर्स की क्लास मिलती रहेगी। अभी जीआईसी का एग्ज़ाम नज़दीक है तो जीआईसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद कॉमर्स का जो एग्ज़ाम एलटी ग्रेड होने वाला है हम उसकी भी तैयारी नए सिरे से करेंगे सब्जेक्ट वाइज। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि वास्तविक से प्रमाप लागत में हुए विचरणों को मूल्यांकित करने के लिए संभाव्य तकनीक प्रोबेबल टेक्निक क्या है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा वो आप देखते हैं। इसमें क्या हो सकता है, परिवर्तनीय प्रतीपगमन, उपनति विश्लेषण यानी वेरिएबल रिग्रेशन, ट्रेंड एनालिसिस, विचरणांश विश्लेषण या वेरिएंस एनालिसिस, या रेखीय श्रेणी या आपका लाइनर प्रोग्रेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपका सी होगा, विचारणांश विश्लेषण या वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हम पहुंचते हैं। जब एक साझेदार अपनी अंशदानित पूंजी पर ब्याज पाने का हकदार होता है तो उसे ब्याज देय होता है
यानी जब अपनी पूंजी पर ब्याज पाने का हकदार होता है तो उसे ब्याज दे होता है, तो उसे ब्याज केवल लाभ में से दे होता है, यानी जब कंपनी यानी फर्म को प्रॉफिट होगा तभी उसे लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सामग्री मिश्रण विचरण का उपविचरणांश क्या है? सब वेरिएंस क्या है? सामग्री मिश्रण विचरण का सामग्री लागत विचरण, सामग्री मूल्य विचरण, सामग्री मात्रा विचरण या आपका सामग्री प्राप्ति विचरण। तो इसका आपका क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर है वो है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। जब भी हम बात करते हैं मटेरियल मिक्स्ड मटेरियल वेरिएंस की, तो उसके लिए हमारा सामग्री मात्रा विचरण जो होता है वो ही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया है कि अवधि लागत क्या है? पीरियड कॉस्ट क्या है? परिवर्तनीय लागत है, मूल लागत है, स्थायी लागत है या उपरिव्यय लागत है, यानी वेरिएबल कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है या ओवरहेड कॉस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो होगा वो स्थायी लागत है, यानी जो आपकी अवधि लागत या पीरियड कॉस्ट है वो हमेशा स्थायी रहती है, वो स्थायी लागत के अंतर्गत रखी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सीमांत लागत लेखांकन में उत्पाद लागत का क्या अर्थ है? सीमांत लागत लेखांकन में उत्पाद लागत का अर्थ क्या है? तो जो सीमांत लागत लेखांकन है यानी मार्जिनल कॉस्ट अकाउंटिंग, तो उसमें केवल प्रधान लागत को लिया जाता है, प्रधान लागत व परिवर्तनीय लागत को लिया जाता है, प्रधान लागत तथा स्थिर उपरिव्यय को लिया जाता है या सामग्री लागत व परिवर्तनीय उपरिव्यय को लिया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका 19 का बी हो जाएगा। प्रधान लागत और परिवर्तनीय उपरिव्यय यानी परिवर्तनीय ओवरहेड्स को जब हम लेते हैं तो आपका सीमांत लागत लेखांकन में उत्पाद लागत का अर्थ ये होता है। ठीक है, उत्पाद लागत ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि वह मद जिसकी संपूर्ण राशि प्रायः भिन्नात्मक लागत डिफरेंशियल कॉस्ट होती है, यानी हमेशा अलग अलग होती है, वह मद जिसका संपूर्ण राशि प्रायः भिन्नात्मक लागत या डिफरेंशियल कॉस्ट होती है, तो वो कारखाना उपरिव्यय फैक्ट्री। जब भी आपका भिन्नात्मक लागत आ जाए तो भिन्नात्मक लागत कारखाना उपरिव्यय ही होती है, क्योंकि वो हर बार चेंज होती रहती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लागत की प्रक्रिया स्कंद लागत को प्रभावित नहीं करती है? तो स्कंद लागत को कौन सी प्रक्रिया प्रभावित नहीं करती है? वो मौसमी हानि, यानी जो स्कंद लागत होती है, स्टॉक कॉस्ट होती है, उससे हमारी मौसमी हानि कोई प्रभावित नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए, अच्छे से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे लगातार कॉमर्स के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एक संयंत्र की अधिकतम संभाव उत्पादन क्षमता क्या होती है जबकि किसी परिचालन समय में हानि नहीं होती है? एक संयंत्र की अधिकतम संभाव उत्पादन क्षमता होती है जब किसी परिचालन समय में की हानि नहीं होती है। तो ऐसा जब होता है जब आपकी व्यवहारिक क्षमता, सैद्धांतिक क्षमता, सामान्य क्षमता या विक्रय प्रत्याशा पर आधारित क्षमता है। तो आपकी हानि तब नहीं होगी जब आप विक्रय प्रत्याशा पर आधारित क्षमता है आपकी अगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 तक हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अधिमान या अधिकार अंश वह है जो देय है, यानी जो अधिकार अंश हैं वो किसको दिए जाते हैं? तो अधिमान और अधिकार अंश दिए जाते हैं वर्तमान अंशधारियों को। किसको? वर्तमान अंशधारियों को ही दिए जाते हैं आपके अधिकार अंश। अधिकार अंश जो है वो वर्तमान अंशधारियों को दिए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कंपनी आकेक्षक मुख्यतः उत्तरदायी होता है। जो कंपनी आकेक्षक होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो वो उत्तरदायी होता है अंशधारियों के प्रति, यानी जो ऑडिटर होता है वो अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि कंपनी के असली स्वामी अंशधारी ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी के निदेशक पंजीकरण यानी कंपनी के निदेशक पंजीकरण के कितने दिनों तक प्रथम आकेक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं? यानी जब कंपनी का पंजीकरण हो जाता है उसके कितने दिन बाद हम आकेक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं? तो इसका आंसर है 30 दिन।
30 दिन का समय मिलता है और आप उसमें अंकेक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी का आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अंकेक्षण नोटबुक ऑडिट नोटबुक संबंधित है। तो अंकेक्षण नोटबुक किससे संबंधित है? किए गए कार्य की व्याख्या से, शंकाएं जिनका स्पष्टीकरण आवश्यक हो, खोए प्रमाणक की सूची से, या फिर इन सभी से। तो अगर ये देखा जाए तो इन सभी से इसका संबंध है। किसका? आपका अंकेक्षण नोटबुक का। ये तीनों कार्य अंकेक्षण नोटबुक में नोट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, एकाकी व्यापार का अंकेक्षण क्या है? अनिवार्य है, सुझावात्मक है, कठिन है या अनिवार्य नहीं है? तो जो एकाकी व्यापार है उसका सुझावात्मक है। आप चाहें तो कर सकते हैं और चाहें तो नहीं कर सकते हैं, यानी सुझावात्मक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, किस वर्ष चार्टेड अकाउंट अधिनियम पारित हुआ? तो चार्टेड अकाउंट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो चार्टेड अकाउंट अधिनियम आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही उत्तर है वो है 1949, यानी चार्टेड अकाउंटेंट 1949 में पारित हुआ था। नेक्स्ट आते हैं हम, लागत लेखांकन या कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्भव हुआ। लागत लेखांकन या कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्भव कहाँ से हुआ? तो ये आपका वित्तीय लेखों की सीमाओं के लिए हुआ है, लागत लेखांकन का उद्भव। ठीक है, वित्तीय लेखों के सीमाओं के लिए, यानी जहाँ पे वित्तीय लेखाओं की सीमाओं के लिए, सीमाओं का मतलब है कि वित्तीय लेखाओं से कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जिनका अध्ययन हम नहीं कर पाते हैं, उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, औचित्य अंकेक्षण या प्रोप्राइटरी ऑडिट किससे संबंधित है? जो प्रोप्राइटरी ऑडिट है वो संबंधित है नियंत्रक एवं लेखा महालेखाकार से। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखाकार से औचित्य अंकेक्षण है। ये प्रैक्टिस सेट है, समय कम है इसलिए थोड़ा जल्दी स्पीड में वीडियो चल रही है, कृपया आप इस पे बने रहें और देखते रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत उत्पादित करने वाली कंपनी को अपनाना चाहिए। जो विद्युत उत्पादित करती है कंपनी उसे क्या अपनाना चाहिए? इकाई लागत, प्रक्रिया लागत, परिचालन लागत या उपकार या जॉब कॉस्टिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है परिचालन लागत, यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट मेथड उसे अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 का सी सही है। वैज्ञानिक अंकेक्षण यानी सिचुएटरी ऑडिट लागू होता है। वैधानिक अंकेक्षण किस पे लागू होता है? तो ये आप सभी को पता है, जो वैधानिक लागत है वो सभी पर लागू होगा, संयुक्त स्कंद कंपनी को भी, बीमा कंपनी को भी, सहकारी समाज पे भी। इन तीनों को अनिवार्य रूप से जो है ऑडिट कराना कंपलसरी है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 32 का आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में बताया गया है, कंपनी की सामान्य सभा में कंपनी अंकेक्षक की उपस्थिति का मामला है। कंपनी की सामान्य सभा में कंपनी अंकेक्षक की उपस्थिति का क्या मामला है? तो इसका आंसर जवाब हो जाएगा उसका कर्तव्य, उसका अधिकार, असंभवता या गैरकानूनी। तो ये उसका अधिकार है। कंपनी की सामान्य सभा में कंपनी अंकेक्षक की उपस्थिति जो है वो उसका अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 33 का बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 34 की ओर चलते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि आंतरिक जांच का उद्देश्य क्या होता है? जो आंतरिक जांच का उद्देश्य होता है अंकेक्षण की गहनता से सहायता, धोखाधड़ी को रोकना, धोखों का पता लगाना, खतौनी की अशुद्धि की जांच करना। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका डी सही हो जाएगा, खतौनी की शुद्धता की जांच करना, खतौनी की शुद्धता की जांच करना। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, यदि लाभ लागत का 25% है, लाभ लागत का 25% है तो बिक्री पर क्या प्रतिशत होगा? तो बिक्री पर क्या प्रतिशत होगा? तो 35 का सी यानी 20 आपका सही हो जाएगा। ये हम किस तरह से निकाल लेंगे? 25 × 100 अपॉन 125। तो आएगा 25 पंचे और 5 20। ये इस तरह से आपका आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लागत
है, लाभ जो है वो लागत का 25% है। तो यानी अगर हम लागत को 100 रख लें तो लाभ आपका कितना हो जाएगा 25, तो यानी लाभ हो जाएगा 125। तो अगर हम 125 हैं तो वो बिक्री का कितना होगा, तो यानी बिक्री आपकी 125 है, यानी 100 पे हम मान लेते हैं, तो आपका 25/125 इंटू 100 करेंगे तो आपका 20% आ जाएगा। ये इस तरह से निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्रिया की विशिष्ट एवं व्याख्यात्मक कुंजी कहलाती है, क्या कहलाती है, तो ये आपका रणनीति या स्ट्रेटजी, जो आपकी क्रिया करते हैं कोई भी, तो उसकी विशिष्ट व्याख्यात्मक जो कुंजी है वो हमारी स्ट्रेटजी कहलाती है, यानी जो हम अपने कंपटीटर के लिए कोई स्ट्रेटजी या प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम अब देखते हैं 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समन्वय के लाभ के लिए जरूरी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समन्वय के लाभ के लिए जरूरी नहीं है, तो सशक्त निरीक्षण समन्वय के लाभ के लिए जरूरी है। निर्देशन की एकता ये भी जरूरी है। क्रियात्मक बल, इसका कोई खास महत्व नहीं है समन्वय के लिए, क्रियात्मक बल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेतृत्व वह है जो एक व्यक्ति करता है, ना कि उसके पास। लीडरशिप या नेतृत्व वह है जो एक व्यक्ति करता है, ना कि जो उसके पास है। यानी एक व्यक्ति करता है, ये किसने कहा है, ये कीथ डेविस ने कहा है कि नेतृत्व वह है जो एक व्यक्ति करता है, ना कि जो उसके पास है। ठीक है, तो कीथ डेविस ने ये ऐसा स्टेटमेंट कहा है। क्वेश्चन नंबर 39 हम देखेंगे। दायित्व क्या है, दायित्व क्या है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो दायित्व क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका क्या होगा, आदेश की शक्ति है, शक्ति का भारार्पण है, वैधानिक कर्तव्य है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो अगर देखा जाए तो दायित्व आपका वैधानिक कर्तव्य है, यानी क्वेश्चन नंबर 39 का सी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हम देखते हैं। सेवा योजना कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है। सेवा योजना कार्यालय जो है वो क्या है, तो वो हमारा भर्ती का स्रोत है, यानी सेवा योजना कार्यालय से नवयुवकों को रोजगार प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्लॉज 49 किससे संबंधित है। क्लॉज 49 किससे संबंधित है, निगमीय निदेशन से, निष्पादन से, अंतिम खाते से, आकेक्षण से। तो क्लॉज 49 आपका जो है वो निगमीय निदेशन से, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित है। क्लॉज 49 कुछ क्लॉजेस दिए हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रबंध में निम्नलिखित में से किसको भारार्पित किया जा सकता है, यानी किसे हम भारार्पित कर सकते हैं। तो हम दायित्व को कभी भी किसी के ऊपर नहीं छोड़ सकते, दायित्व को नहीं छोड़ सकते, ये गलत है। तो आपका अधिकार, हम अपने अधिकार को किसी को दे सकते हैं, अथॉरिटी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं या भारार्पित कर सकते हैं, किसी दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन दायित्व को नहीं दे सकते। तो आपका क्वेश्चन नंबर 42 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 और यह में भी लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो। चलिए आगे देखते हैं। जब व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष अपने वरिष्ठों से संपर्क किया जाता है तो वो क्या कहलाता है। तो जब व्यक्तियों द्वारा सीधे अपने वरिष्ठों से संपर्क किया जाता है तो वो कम्युनिकेशन नहीं है, समन्वय भी नहीं है, जबकि वो है नियंत्रण का विस्तार, स्पेन ऑफ कंट्रोल। जब स्पेन ऑफ कंट्रोल होता है तो व्यक्ति डायरेक्ट अपने वरिष्ठों से संपर्क करता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 तक आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की सीरीज में भी कल आज आपको मिल जाएगी, या नेक्स्ट सेशन में मैं उसे ज़रूर कराऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कॉमर्स से रिलेटेड आपको सारी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। बेस्ट ऑफ लक सभी को कॉमर्स के एग्ज़ाम के लिए, जो भी आगामी परीक्षा है उसके लिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।